वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई के डिफरेंट सिम्टम्स पढ़े थे, वायरस के डिफरेंट सिम्टम्स पढ़े थे। उसके अलावा हमने माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के भी सिम्टम्स पढ़े थे। अब सिम्टम्स कैसे कि वो प्लांट बॉडी पे या किसी प्लांट पे किस तरह के प्रभाव डाल रहा है, उसके लक्षणों के आधार पे मैंने उसकी पहचान को बताया था। ठीक है, जैसे कि फंजाई ने अगर किसी प्लांट पे इन्फेक्शन किया है तो आप उसे कैसे पहचानोगे, वायरस ने किया है तो कैसे पहचानोगे, माइकोप्लाज्मा ने किया है कैसे पहचानोगे, और बैक्टीरिया ने किया है तो कैसे पहचानोगे। तो बेसिक जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो प्लांट के जो वायवीय भाग होते हैं वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 एल्ब्यूगो वाइट रस्ट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो एल्ब्यूगो है वो एक टाइप की क्या है, फंजाई मीन्स कवक। तो एल्ब्यूगो एक तरह का कवक है जो कि वाइट रस्ट या श्वेत कीट रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर मैं एल्ब्यूगो की बात करूं तो एल्ब्यूगो क्या है। एल्ब्यूगो वास्तव में एक फंजाई होता है और ये क्रूसीफेरी या ब्रेसिका कुल के प्लांट्स में जैसे कि मूली, सरसों, पत्ता गोभी आदि में इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो एल्ब्यूगो क्या करेगा, एक टाइप की फंजाई है और ये संक्रमण का कार्य करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो एल्ब्यूगो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली या ब्रेसिकी फैमिली में इन्फेक्शन या संक्रमण करता है। और उसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मोस्टली ये सरसों, पत्ता गोभी, मूली आदि में ये इन्फेक्शन कोज करता है। तो जो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो के मतलब इसके आवास की अगर मैं बात करूं तो इसका आवास कैसे होता है कि ये प्लांट के वायवीय भागों को प्रभावित करने का कार्य करता है। उसके अलावा ये ब्रेसिकी फैमिली में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। तो ये क्या हुआ, इसका आवास हुआ। तो ये जो अपना इन्फेक्शन फैलाएगा वो कैसे फैलाएगा, सबसे पहले ये कवक तंतुओं का निर्माण करता है। तो इसका पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो इसे यूमाइकोटा डिवीजन में रखा गया है, जिसका सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटिना। जिसकी क्लास है ओमाइसिटीज, जिसका ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और उसका जीनस है एल्ब्यूगो। तो किसी भी अगर हम फंजाई की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाइट रस्ट का या वाइट रस्ट कोज करने वाले फंजाई का क्लासिफिकेशन दीजिए। तो वाइट रस्ट कौन कोज करता है, एल्ब्यूगो। ठीक है,
तो ये जो एल्ब्यूगो है वो ब्रेसिकी फैमिली के पादपों में इन्फेक्शन करता है या संक्रमण का कार्य करता है, उनमें श्वेत कीट रोग फैलाता है। तो इस एल्ब्यूगो को यूमाइकोटा डिवीजन में रखा गया है, जिसका सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास है ओमाइसिटीज, ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेल्स और जिसकी फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और जीनस है एल्ब्यूगो। तो इस तरह आपके इसका क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात करें आवास की या हैबिटेट की, तो आवास में क्या आएगा कि ये सभी सरसों के कुल के प्लांट्स में इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब मैंने बताया था ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होगा, अविकल्पी परजीवी। मीन्स जब मैंने बता दिया कि ये ब्रेसिकी फैमिली में या ब्रेसिका कुल के पादपों में इन्फेक्शन कोज करता है, तो क्या हुआ कि इसको एक होस्ट की जरूरत होती है। वो होस्ट क्या होगा, ब्रेसिकी। मीन्स सरसों के कुल पे ही ये इन्फेक्शन कोज करेगा। इट मीन्स अगर इसे सरसों कुल नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन नहीं करेगा या अविकल्पी, तो ये इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। तो देखो तो क्या हुआ कि ये अविकल्पी परजीवी के रूप में सरसों पे पाया जाता है या सरसों कुल पे पाया जाता है। तो ब्रेसिकी में क्या क्या आएंगे, पत्ता गोभी, सरसों व मूली में ये इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाता है और ये संक्रमण तंतु इसमें क्या होता है, हाइफी। तो ये हुई इसके आवास की बात। तो आवास ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो संकोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। मीन्स कोशिका युक्त इसकी संरचना होती है। और अब हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले प्रजनन की या रिप्रोडक्शन की। तो इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। मीन्स इसमें होने वाला रिप्रोडक्शन सेक्सुअल व असेक्सुअल मीन्स लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का होता है। और इस रोग की पहचान कैसे होगी कि जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के ऊपरी भाग पे सफेद पाउडर नुमा या यूँ कहूँ सफ़ेद पाउडर जैसा स्त्रवण देखने को मिलता है, पाउडर जैसा सीक्रेशन देखने को मिलता है। और इस पाउडर जैसी सीक्रेशन के कारण इसे वाइट रस्ट कहते हैं। तो मैंने कह दिया था रस्ट मीन्स धूल जैसा, ठीक है। तो ये जो पत्तियां होती है, पत्तियों पे इसके इन्फेक्शन को कैसे देखेंगे कि जब इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस पे दबाव बनता है। कैसे बनेगा, जब इनके स्पोर्स की नंबर ज़्यादा हो जाएगी, स्पोर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो एपिडर्मिस पे दबाव बनेगा। दबाव बनने से क्या है, एपिडर्मिस फट जाती है और उस पर स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये स्पोर्स दिखने में सफ़ेद रंग जैसे होते हैं, जैसे कि सफ़ेद रंग का पाउडर गिरा हुआ हो, और इसी के आधार पर इसे श्वेत कीट रोग नाम दिया गया है। तो इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले स्पोर का ये है होस्ट, ठीक है। होस्ट क्या हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, कंप्लीट प्लांट भी हो सकता है। तो होस्ट की बात करें तो मान लो कि ये सरसों की लीफ है तो एक होस्ट है। तो क्या होगा, ये कोई
ऊस्पोर है। ऊस्पोर क्या करेगा, इस ऊस्पोर का प्रकीर्णन होगा इस लीफ पे। तो लीफ पे होने के बाद में इसमें क्या बनेगी, जनन नलिका, जिसे ट्यूब भी कह सकते हैं, स्पोर ट्यूब भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस रोग के लक्षण को प्लांट के वायवीय भागों पे देखा जा सकता है। प्लांट के वायवीय भागों की, जैसे पत्तियों पर किसी प्रकीर्णन के द्वारा स्पोर्स आके चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में क्या होता है कि ये एक कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें अंकुरण होगा, अंकुरण से इसमें कवक जाल का निर्माण होगा। तो कवक जाल को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी। तो ये है कवक जाल। तो क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन में सबसे पहले क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया। ठीक है, इसमें युग्मक धानियों का निर्माण होगा। तो कवक जाल का या माइसीलियम का एक तंतु क्या कहलाएगा, कवक तंतु। तो इसमें क्या होता है कि कवक तंतु के ऊपरी भाग पे या कवक तंतु का ऊपरी भाग मुग्दराकार हो जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें असेक्सुअल जो पार्ट्स होते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले होस्ट की सेल्स पे कवक तंतुओं का निर्माण होता है। ये कवक तंतु का ऊपरी या शीर्ष भाग मुग्दराकार हो जाता है। इस कवक तंतु के शीर्ष भाग में बहुत सारे केंद्रक होते हैं या यह बहुकेंद्रकी होता है। जो कवक तंतु होता है, इस कवक तंतु का ऊपरी भाग मुग्दराकार होता है, मीन्स जो डोम शेप होता है। उसके अलावा इसके ऊपरी भाग बहुकेंद्रकी होते हैं। इट मीन्स उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इस ऊपरी भाग में संकीर्ण उत्पन्न होता है। तो वो संकीर्ण कैसे होगा, ऐसे। तो इस ऊपरी भाग में संकीर्ण उत्पन्न होता है। तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, ये जैसे प्रथम संकीर्ण आया तो ये किसका निर्माण करेगा, बीजाणुधानीधर, जिसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो बीजाणुधानीधर किसी कवक की वह संरचना होती है जिसपे बीजाणुधानी स्थित होती है, या बीजाणुधानी जिस स्थान पे स्थित होती है उसे बीजाणुधानीधर कहते हैं। तो जो कवक तंतु का आधारीय भाग होता है वो बीजाणुधानीधर होता है या बीजाणुधानीधर का निर्माण करता है, और ऊपरी भाग एक संकीर्ण द्वारा अलग सा मुग्दराकार दिखाई देता है, जिसमें केंद्रकों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये क्या कहलाएगा, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें केंद्रकों के विभाजन बढ़ेंगे, केंद्रकों के विभाजन बढ़ने से, जैसे कि ये है बीजाणुधानीधर, इस बीजाणुधानीधर पे इस बीजाणुधानी का निर्माण हुआ था, जैसे कि ये एक बीजाणुधानी, तो उसके ऊपर एक और बीजाणुधानी का निर्माण होगा। जो ये बीजाणुधानी है जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया
एक विपाटन के द्वारा दूसरी स्पोरेंजिया से अलग होती जाती है। तो सबसे पहले अगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना होगा तो क्या करेंगे कि होस्ट पे इन्फेक्शन के बाद में ये कवक जाल का निर्माण करते हैं। इस कवक जाल का कवक तंतु ऊर्ध्व आकार में फैल जाता है या ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ जाता है। ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ने के बाद में क्या होता है कि जो ये कवक तंतु होता है इसका आधार्य भाग एक संकीर्ण द्वारा अलग दिखाई देने लगता है। ये जो आधार्य भाग होता है वो बीजाणुधानी धर का निर्माण करता है और इस कवक तंतु के शीर्ष भाग में बहुत सारे केंद्रक होते हैं या बहुकेंद्रकी शीर्ष भाग होता है जो कि बार बार डिवीजन करके मुग्दराकार हो जाता है और ये स्पोरेंजिया का निर्माण करता है। एक स्पोरेंजिया के ऊपर फिर दूसरी स्पोरेंजिया बनती है, फिर तीसरी स्पोरेंजिया बनती है और इस तरह ये इनका विपाटन होता रहता है। ठीक है, या विपाटन पट्ट के द्वारा ये पृथक होती रहती है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये है होस्ट के टिश्यूज। ठीक है, ये है इसमें चूषकांग। चूषकांग क्या होते हैं? जो एल्ब्यूगो फंजाई होती है इसके कवक तंतु एक आउटग्रोथ से या एक प्रकार की अतिवृद्धियों का निर्माण करते हैं। ये अतिवृद्धियाँ क्या करती हैं? ये होस्ट की सेल्स में धंसकर वहाँ से पोषक पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करती है। यह है होस्ट की एपिडर्मिस। ठीक है, यह है बीजाणुधानीधर जिसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। यह है स्पोरेंजिया। अब क्या होता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें पहले तो बीजाणुधानीधर का निर्माण हुआ, फिर जब केंद्रकों का विभाजन बढ़ा, केंद्रकों के विभाजन के बढ़ने के साथ साथ ही इसमें बीजाणुधानी का निर्माण हुआ और इस तरह कई सारे बीजाणुधानियाँ बन गई। जब बहुत सारे बीजाणुधानियाँ बन जाती है तो जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है उस होस्ट की एपिडर्मिस पे एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव उत्पन्न होने के कारण ये जो होस्ट की एपिडर्मिस है वो फट जाती है और फट जाने के कारण क्या होता है, इसमें से स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स मुक्त होते हैं ये अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स में से एक स्पोर मुक्त हो गया तो क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में देखो यह है बीजाणुधानीधर, यह है इस पे बीजाणुधानियाँ। तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो होस्ट के एपिडर्मिस पे दबाव बनता है। उस दबाव के कारण ये होस्ट की एपिडर्मिस फट जाएगी। फट जाने के कारण क्या होता है कि जो बीजाणुधानीधर पे जो बीजाणुधानियाँ लगी हुई रहती है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। या मैं यूँ कहूँ कि ये इस तरह से मुक्त होती है कि जब जैसे ये फटेगी तो ये सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देगा और यही इसी कारण इसके इस संक्रमण के बढ़ जाने के कारण पाउडर जैसी फॉर्म में ये बाहर आता है, इसलिए इसे श्वेत कीट रोग कहते हैं। और ये जो श्वेत कीट रोग है इसी के कारण क्या होता है, ये पाउडर के फॉर्म में स्पोरेंजिया बाहर आई, बीजाणुधानियाँ बाहर आई। बाहर आने के बाद में इस स्पोरेंजिया के अंदर उपस्थित केंद्रक होते हैं वो केंद्रकों में विदलन होता है, अर्थात ये जो स्पोर होता है इस स्पोर का जीव द्रव्य प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर हो जाता है। मान लो ये कोई स्पोर है और इसमें ये केंद्रक है, तो जब इसका विस्फुटन होता है, होस्ट का विस्फुटन होता है, तब ये बीजाणुधानियाँ बाहर आती है और इसमें उपस्थित प्रत्येक केंद्रक के बाहर जीवद्रव्य चारों ओर स्थित हो जाता है। इस प्रकार ये दिखता है और इनका विदलन हो जाता है। विदलन होने के बाद में क्या होता है, ये जू स्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जू स्पोर्स या चल बीजाणु।
और जू स्पोर्स बनने के बाद में क्या होगा, ये जो स्पोर होता है ये इसका न्यूक्लियस है, बाह्य इसका आवरण होगा एक्सोस्पोर, आंतरिक आवरण होगा एंडोस्पोर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो बीजाणुधानी है वो बीजाणुधानी, यह है बीजाणुधानी, तो बीजाणुधानी धर से अलग होने के बाद में क्या होता है कि इसमें उपस्थित सारे जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य आ जाता है। जीवद्रव्य आने के बाद में उसमें विदलन होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जीवद्रव्य आने के बाद में विदलन होने के बाद में ये क्या कहलाएंगे, जू स्पोर्स कहलाएंगे और ये एक सिस्ट नुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। सिस्ट का निर्माण कैसे होगा, जैसे कि इसके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिर इसमें से क्या होगा, इसमें से इसकी एक्सोस्पोर जो इसका बाहरी आवरण होता है वो फट जाता है और एक पुट्टिका के रूप में या एक सिस्ट के रूप में ये स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अगर एक बीजाणु की बात करूं तो मैंने बताया था कि बीजाणु कैसा होता है, चल प्रकार का होता है। तो किडनी आकार के एक छोटी व बड़ी कशाभिका युक्त स्पोर का मुक्त अवस्था में प्रकीर्णन होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस तरह से इसमें बीजाणुधानी धर व बीजाणुधानियां बनी, फिर होस्ट की एपिडर्मिस पे दबाव बना, दबाव बनने के बाद में क्या होता है कि होस्ट की जो एपिडर्मिस है वो फट जाती है, फट जाने से बीजाणुधानियां मुक्त हो जाती है। बीजाणुधानियों में उपस्थित न्यूक्लियस के चारों ओर जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाता है, अर्थात उसमें विदलन होता है। विदलन से क्या होता है कि प्रत्येक जो जू स्पोर होता है या प्रत्येक न्यूक्लियस एक जू स्पोर में परिवर्तित हो जाता है। इस जू स्पोर के चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बाहरी आवरण को एक्सोस्पोर कहते हैं, आंतरिक आवरण को एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस होता है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब इसका एक्सोस्पोर फट जाता है और एक्सोस्पोर के फट जाने से क्या होता है, एक सिस्ट जैसी संरचना या पुट्टिका नुमा संरचना बाहर निकलती है और इसमें से जो चल बीजाणु मुक्त होता है या जू स्पोर मुक्त होता है वो किडनी या वृक्क के आकार के होते हैं और उस पर दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, एक कशाभिका बड़ी व एक कशाभिका छोटी होती है। फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब इस वृक्क नुमा जू स्पोर की दोनों कशाभिकाएं लुप्त हो जाती है और ये एक गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है और वातावरण में मुक्त हो जाता है। जब इसका प्रकीर्णन होता है, जैसे कि मान लो ये कोई होस्ट की सेल है या पत्ती है, तो इसका प्रकीर्णन इस पत्ती पे हुआ। पत्ती पे होने के बाद में क्या होता है कि इसमें जनन नलिका का निर्माण होगा। ये जनन नलिका कवक तंतु का निर्माण करती है। ये कवक तंतु इस होस्ट के ऊतकों में प्रवेश कर जाएंगे या होस्ट के ऊतकों में चूषकांग की हेल्प से ये ऊतकों में प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह एक कवक जाल का निर्माण करेंगे और ये कवक जाल फिर से इसी प्रकार से स्पोरेंजियोफोर बनाएगा, स्पोरेंजिया बनाएगा, फिर से होस्ट की एपिडर्मिस को फाड़कर बाहर निकलेगा। फिर ये बीजाणुधानी जो मुक्त होगी उसमें विदलन होंगे, विदलन के फलस्वरूप उसमें जू स्पोर्स बनेंगे। उन जू स्पोर्स की भित्ति एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर व न्यूक्लियस युक्त होती है। तो जब प्रकीर्णन होता है तब जू स्पोर की एक्सोस्पोरियम या एक्सोस्पोर सबसे बाहरी आवरण फट जाता है। फट जाने से एक सिस्ट के रूप में जू स्पोर मुक्त होते हैं और जब ये सिस्ट से ये किडनी नुमा
या किडनी शेप्ड जू स्पोर्स मुक्त होते हैं तो इन पे 2 कशाबिकाएँ होती हैं। इन कशाबिकाओं के माध्यम से ये चलकर वातावरण में आता है और जब प्रजनन का टाइम आता है या अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो इसकी कशाबिकाएँ लुप्त हो जाती है। लुप्त होने के बाद में ये गोलाकार संरचना के रूप में पड़ा रहता है। जब इसे होस्ट मिल जाता है तब होस्ट में ये क्या करता है कि जल का अवशोषण करके एक जनन नलिका का निर्माण करता है, जिससे कि जनन नलिका से कवक तंतु का निर्माण होता है और ये कवक तंतु होस्ट या परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और कवक जाल का निर्माण करता है और इस तरह इसमें असेक्सुअल साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो असेक्सुअल साइकिल में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये असेक्सुअल कंडीशन कैसे बनी और फिर होता है उसमें बीजाणुधानी का अंकुरण। तो बीजाणुधानी का अंकुरण का मतलब है उसमें बनने वाले जो बीजाणु होते हैं उनका अंकुरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब मैं बात करूँ इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमी टाइप का होता है। ये ध्यान रखना कि एल्ब्यूगो में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमी या विषम प्रकार का होता है, विषम युग्मकी प्रकार का। विषम युग्मकी कैसे? इसमें क्या होगा, मैंने कल की वाली क्लास में बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम कहलाएगा। जो एंथ्रीडियम है उससे जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे या हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, अगुणित जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे? एंथ्रोजोइड्स कहलाएंगे। और ऊगोनियम से बनने वाले गैमेट्स एग्स कहलाएंगे। और क्या होता है, इसमें बनने वाले, सबसे पहले एंथ्रीडियम की बात करूं तो एंथ्रीडियम कैसी होती है? मुग्दराकार व बहुकेंद्र की। और इसमें बनने वाली जो ऊगोनियम होती है वो होती है गोल व बहुकेंद्र की। तो एल्ब्यूगो में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी प्रकार का मीन्स इसमें एंथ्रीडियम व ऊगोनियम भाग लेते हैं। एंथ्रीडियम मुग्दराकार व बहुकेंद्र के होता है, जबकि ऊगोनियम गोल व बहुकेंद्र की होता है। इन दोनों का जो विकास होता है वो होस्ट की सेल्स पे एक साथ होता है। और वो कैसे होगा? जैसे कि ये होस्ट की लीफ है, ठीक है, और ये इस पे है स्पोर्स। स्पोर्स में से जब जर्म ट्यूब का निर्माण होगा तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण साथ साथ ही होने लगेगा। ठीक है, और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ बनेंगे तो उनके एक साथ बनने के साथ साथ उसमें क्या होगा कि वैसे ही जैसे वो फिलामेंट बना था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसका जो एपिकल पोर्शन था वो बहुकेंद्र की था, उसी प्रकार से इसमें भी बनने वाले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो कवक तंतु होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हाइफी भी कहते हैं, उनके शीर्षस्थ भाग बहुकेंद्र के होते हैं। इन दोनों का निर्माण एक साथ होता है। एक साथ होने के बाद में क्या होता है, जैसे कि मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था पहले, वो कॉमन चलता रहता है इसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का विकास कवक तंतु पे एक साथ होता रहता है। जहाँ वहाँ पे कवक तंतु बीजाणुधानियों का निर्माण कर रहे थे, वहाँ वही कवक तंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊगोनियम और एंथ्रीडियम का निर्माण करते हैं। और
जब oogonia और एंथ्रीडियम पास में आते हैं तो पास में आने के साथ साथ इनमें क्या होता है कि जो मेल होता है जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है, जनन नलिका का निर्माण होता है। ये जनन नलिका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के oogonia में प्रवेश करती है, ठीक है, और वहाँ पे उपस्थित केंद्रक के साथ में अपना केंद्रक भी मुक्त कर देती है। तो इसका केंद्रक, तो दोनों के दो केंद्रक कैसे हुए कि फीमेल में खुद का न्यूक्लियस होता है और मेल में खुद का न्यूक्लियस होता है। जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तब जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम एक जनन नलिका का निर्माण करते हैं जो कि oogonia में अपना केंद्रक मुक्त कर देते हैं। अपना केंद्रक मुक्त करने के बाद में इसमें मिलेगी डिप्लॉयड स्टेज, क्योंकि ये केंद्रक और ये केंद्रक दोनों मिल जाएंगे तो डिप्लॉयड स्टेज बनेगी, उसे कहते हैं oospore। और जब ये oospore का फॉर्मेशन होता है तो ये oospore अपने चारों ओर मोटी वॉल का निर्माण कर लेते हैं। मोटी वॉल जैसे कि ये एक oospore है तो किसका निर्माण करेगा, एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, और एंडोस्पोरियम के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा। तो जब फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब ये जो oospore होता है, ये oospore की एक्सोस्पोर या बाह्य भित्ति फट जाती है। फट जाने के बाद में एक सिस्ट के रूप में ये एंडोस्पोर मुक्त होता है और इस एंडोस्पोर का विदलन किस में होगा, जूस्पोर में। जब ये जूस्पोर बनेगा तो फिर से किसी होस्ट के सेल पे जाएगा, उसके इंट्रासेल्युलर टिश्यूज से न्यूट्रिशन का अवशोषण करेगा या पोषण का अवशोषण करेगा। उसके बाद में फिर से ये माइसीलियम बनाएगा, माइसीलियम बना के फिर से असेक्सुअल व सेक्सुअल साइकिल ऐसे चलती रहती है कंटिन्यूअसली। और एल्ब्यूगो की एक स्पीसीज जो ब्रेसिकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाती है, या क्रूसीफेरी फैमिली में वाइट रस्ट फैलाने वाली एल्ब्यूगो की प्रजाति है। अगर मैं पैथोजन की बात करूं तो एल्ब्यूगो कैंडिडा, पत्ता गोभी, मूली व सरसों में श्वेत कीट रोग फैलाने वाली या वाइट रस्ट डिजीज फैलाने वाली जो एल्ब्यूगो की स्पीसीज है वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा विश्वव्यापी वाइट रस्ट कॉजिंग पैथोजन होता है। मीन्स ये ओवरऑल पूरे विश्व में श्वेत कीट रोग फैलाने का कार्य करता है और इसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। असेक्सुअल टाइप में तो माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा